फंडामेंटल का पार्ट 7 और आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी द सिंपल मोटर ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कि एक सीपीयू जिसे हम इन अ सेंस फॉर एन टाइम बीइंग हम कह भी सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा एक्चुअल जो प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक फिगर या फिर आप डायग्राम बोल सकते हैं जिसमें पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो आती है वो क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले तो हमारा जो एक्सटर्नल हम जो फिजिकली जिसे टच करके देख पाते हैं दैट विल बी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। वो कनेक्ट होता है मेमोरी से, मेमोरी कनेक्ट होती है कैश मेमोरी से, कैश मेमोरी कनेक्ट होता है एएलयू से, एएलयू कनेक्ट होता है कंट्रोल यूनिट से, और कंट्रोल यूनिट जो कनेक्ट होती है वो हमारी ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके साथ कनेक्ट होती है, और जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसके साथ भी कनेक्टेड होती है। अब ये जो फिगर मैंने पूरा जल्दी जल्दी यूं ही बोल दिया, उसे चलो अब डिटेल में हम एक्सप्लेन करके समझते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने 3 चीज़ समझाई थी आपको प्रीवियस वीडियोस में कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब कि हमारे पास कुछ भी कच्ची इन्फॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वो पूरी हम पहले कंप्यूटर में प्रोवाइड करते हैं, उस पर हमारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसका हमारे सामने कुछ भी एक आउटपुट फॉर्म में रिजल्ट आता है। मतलब कि मैंने उस समय एग्जांपल दिया था कि हमारे पास स्टूडेंट्स का व्हाट्सअप नंबर है, फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, कौन सी कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका XYZ जो कुछ भी डिटेल से पहले वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में स्टोर होती है, बाद में उसका एग्ज़ाम फॉर्म स्टोर होता है, बाद में उसका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, सीट नंबर साथ में जनरेट होता है। एनरोलमेंट नंबर तो एडमिशन टाइम ही हो जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस पहले सेपरेट लोकेशंस पे स्टोर होती है। अब बात आती है एग्ज़ाम हो गई, मार्क्स हो गए, पेपर चेकिंग हो गया, रिजल्ट बनाने का है, तो सभी जगह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और हमें इनपुट देना है टू द मशीन। मशीन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेस करके हमें एक रिजल्ट बना के स्क्रीन पे दिखाता है। तो अब ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, कोई भी ऐसा डिवाइस हो जिससे हमारी जो कुछ भी डेटा होता है, हमारा जो डेटा है हम कंप्यूटर को देते हैं इन एनी फॉर्म, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है। स्कैनर को भी हम इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो कुछ भी पिक्चर फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है, हमारा जो पेपर फॉर्मेट में डेटा होता है हम उसका स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में उसको स्टोर करवाते हैं, तो उसे भी हम इनपुट ही बोलते हैं। बाद में आता है आउटपुट। मैंने यहाँ पे बोल्ड नहीं किया है, लास्ट में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। तो ये सब क्या चीज़ हुई, हमारी आउटपुट। तो एक सोर्स हुआ हमारा इनपुट का और दूसरा हमारा डेस्टिनेशन हुआ आउटपुट का। अब मान लो कि कोई भी चीज़ हमने इनपुट की, ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड टाइप किया, तो हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली वो जो हमारा प्रोसेसर होता है उसके पास नहीं जाता, वो पहले स्टोर होता है टू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी स्टोर करके वो जाती है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी हम इस टॉपिक में नहीं लेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमारा जो CPU है और CPU के सब पार्ट्स ALU और CU है उसे हम कवर करेंगे। अब कैश मेमोरी क्या है वो शॉर्टली मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी स्पेशली यूज्ड बाय प्रोसेसर ओनली। हम जिसे हम रैम बोलते हैं, जो हमारी 4 GB रैम होती है, 8 GB रैम होती है, वो पूरी सिस्टम के लिए होती है, पूरी सिस्टम के लिए। कुछ भी सिस्टम में वर्क करना है तो वो रैम थ्रू होता है, लेकिन अगर प्रोसेसर को कुछ वर्कआउट करना है तो उसके लिए एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसे हम कैश मेमोरी कहती है। और कैश मेमोरी की सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, नॉट हाईएस्ट लेकिन सेकंड हाईएस्ट स्पीड से कैश मेमोरी की होती है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, कैश मेमोरी से भी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ है हमारी सिस्टम में जिसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है। हाँ है, बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे हाई स्पीड कुछ चीज़ की होती है उसके मैं कवर नहीं करूँगा। उससे कम हाई स्पीड होती है कैश मेमोरी की, उससे कम रीड राइट स्पीड होती है मेमोरी की, और सबसे कम जो रीड राइट स्पीड होती है ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क की या फिर कोई और एक्स्ट्रा डिवाइस। अब स्पीड की बात करें तो भाई मैं स्पीड बोल रहा हूँ, उसका क्या मतलब, आपने पेन ड्राइव तो यूज़ की होगी, ठीक है। पहले पेन ड्राइव क्या आती थी, USB 2.0 की आती थी। अब पेन ड्राइव कैसी आती है, 3.0 की। स्कैन डिस्क की पुरानी रेड और ब्लैक कलर की जो पेन ड्राइव आती थी वो कैसी थी, सब USB 2.0। अब वो जो OTG वाली नई पेन ड्राइव आती है वो कैसी आती है, USB 3.0।
दोनों पेन ड्राइव में एक मूवी कॉपी करके देख लेना, आपको स्पीड का जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो समझ में आएगा। कितने समय में वो डेटा रीड करता है फ्रॉम द डिवाइस और कितने समय में वो डिवाइस में डेटा राइट करता है, उससे हम स्पीड बोलते हैं। तो सबसे कम जो आती है ऑक्सिलरी स्टोरेज, उससे हाई स्पीड आती है हमारी रैम की, मतलब कि जो 4 GB 8 GB हम लगवाते हैं उसकी, उससे ज़्यादा हाई स्पीड आती है कैश मेमोरी की, और उससे ज़्यादा जो हाई स्पीड आ रही है उसे बोलते हैं हम रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। वो रजिस्टर जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका नाम यहाँ पे देते हैं रजिस्टर। तो मान लो कि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, वो पहले आया रैम में से आया कैश मेमोरी में, बाद में आएगा एलयू में, बाद में आएगा कंट्रोल यूनिट में। अब मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी मतलब क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या आती है? वो टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है मतलब कि क्या? एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें घर में कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मालूम है कि ये काम हमें खत्म करना है, लेकिन घर में सडनली कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ तो हम उस साइड, हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। बाद में हम भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा काम पेंडिंग है, हमें याद करना, ओ यार ये काम करना तो मैं भूल ही गया। मतलब कि किसी एक फ्रेंड का सडनली फोन आ गया, वो कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि हम जो हमारा होमवर्क कर रहे थे वो भूल ही गए। उसका फोन खत्म होता है, बाद में हमें याद आता है कि अरे यार ये काम तो मुझे करना था, ये भूल ही गया। हमें याद आता है लेकिन कंप्यूटर को ऐसा याद नहीं आता है, वो भूल ही जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या, कोई भी अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वो रैम में तो पहले स्टोर होता ही है। ठीक है, अनलेस वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू स्टोर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनटू द ऑक्सिलरी डिवाइस। मतलब कि जहाँ तक हम कंप्यूटर को नहीं बोलते कि भाई इसको ऑक्सिलरी में स्टोर करो, वहाँ तक वो स्टोर नहीं होता है। वो वहाँ तक कहाँ पे होता है? रैम में होता है। मतलब ऑक्सिलरी मतलब कि हार्ड डिस्क में। मतलब कि नोटपैड में अभी आपने हेलो वर्ल्ड तो टाइप कर दिया, लेकिन कंट्रोल एस सेव कमांड आपके फाइल नेम दे के आपने उससे बोला नहीं कंप्यूटर को भाई कि ये तुम्हें परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी है, तो वहाँ तक वो स्टोर नहीं होगा। वहाँ तक वो कहाँ पे होगा? रैम में होगा। अब सडनली मान लो बिकॉज ऑफ सम रीजन लाइट चली जाती है, तो आपकी जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन होती है टाइप की हुई, वो रैम में से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसे बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज। और भी उसके नाम है, लेकिन आगे के टॉपिक्स में उसके जो नेम्स होते हैं डिफरेंस, वोलेटाइल बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, वो क्या है वो आगे के टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आगे के टॉपिक्स में हम और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि हमारा मल्टीपल इंफॉर्मेशन, हमारी जब भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर होती है तो हम रैंडमली किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर रीड करवाना है तो हम रीड करवा सकते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल देता हूं कि कुछ बच्चे हैं क्लासरूम में, ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमें कुछ भी काम है तो सबसे पहला जो बच्चा बेंच पे बैठा हो उसी पे करवाना, उसी के पास करवाना, ऐसा तो रूल नहीं है ना। किसी को भी भाई चलो तू आ जा, चलो तू आ जा, चलो तू आ जा, तो क्या हुआ? रैंडम सिलेक्शन। इन अ सेम वे मेमोरी में जो कुछ भी स्टोर होता है वो रैंडम बेस पे होता है। सीपीयू के जो एक्चुअल काम होता है उसे कंपेयर करते हैं। तो चलो मान लो कि आपने एक यूट्यूब ओपन करके रखा हुआ है, फेसबुक में आप अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम में भी आप दूसरी जो कुछ भी पोस्ट है वो रीड आउट कर रहे हैं। तो यूट्यूब में तो बैकग्राउंड सॉन्ग तो प्ले हो ही रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है? हमारी मेमोरी में से। अब अल्टर टैब मतलब कि माउस से या फिर कीबोर्ड से आपने स्क्रीन चेंज की, सडनली ऐसा आपको लगा यार ये कहाँ गाना आ गया बीच में, तो आप क्या करेंगे? इंस्टाग्राम में से शिफ्ट होके इमीडिएटली कहाँ पे आ जाएंगे? यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो क्या हुआ? इमीडिएटली हमारा जो कंप्यूटर होगा क्या करेगा? रैम में जाएगा, यूट्यूब की इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, चलो 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 कहाँ पे? यूट्यूब यहाँ पे है। अब ये गाना बज रहा है तो चलो इस इंफॉर्मेशन को निकाल के ये वाली नई इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर कर दो। टेम्पररी स्टोरेज है ना, यूट्यूब बंद किया, गाना खत्म। ऐसा तो नहीं है ना कि आप आपकी जो ऐप होती है या फिर कुछ भी जो जिससे गाना बज रहा है वो चालू नहीं है फिर भी गाना बजे, मतलब कि टेम्पररी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हुई थी हमारी मेन मेमोरी। अब सेकेंडरी मतलब कि हमारी एक्चुअल हार्ड डिस्क, मतलब कि हार्ड डिस्क में जो कुछ भी डेटा होता है लॉन्ग टर्म पे आप स्टोर करवा सकते हैं, या फिर इन अनदर सेंस आप बोल सकते हैं परमानेंटली इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करवा सकते हैं।
लॉन्ग टर्म और परमानेंट में डिफरेंस क्या होता है? जहां तक आप डेटा डिलीट नहीं करते वहां तक वो डेटा स्टोर होता है, और अनलेस आपका जो हार्डवेयर होता है, फिजिकल जो डिवाइस होता है वो खराब ना हो जाए, वहां तक डेटा स्टोर होता है। तो इसे लॉन्ग टर्म में बोलता है। मतलब कि परमानेंट को कि कुछ भी हो जाए आप बेफिक्र हो, आपका डेटा ऑलवेज स्टोर है गूगल ड्राइव। मतलब कि वो क्या, आपका मोबाइल जितने भी बार खराब हो जाए, जितने भी आप मोबाइल डिवाइसेस बदल लो, जितने भी आप लैपटॉप बदल लो, बस आप गूगल अकाउंट से लॉगिन करो, हम आपको पुराना सभी डेटा वापस रिस्टोर कर देंगे। उसे हम शायद परमानेंट बोल सकते, और उसमें भी शायद क्यों कि मान लो कि आपके सिस्टम में ही वायरस आ गया है और पूरा डेटा करप्ट हो गया और गूगल ड्राइव आपने कनेक्ट की है आपकी सिस्टम से, तो क्या होगा, गूगल ड्राइव में भी पूरा वायरस आ जाएगा और सब डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अप टू सम लेवल उसे हम पर बोल सकते हैं परमानेंट। लेकिन हमारी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो उसका तो कुछ बैकअप होता ही नहीं। हार्ड डिस्क ही हमारी एक्चुअल बैकअप होती है। पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव में कुछ हमारे इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स, वर्कआउट, प्रोजेक्ट लेवल की जो काम चीज़, अरे सर मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया था और पेन ड्राइव ओपन नहीं हो रही है, क्या करूँ? मतलब कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे परमानेंट हो सकता है, लेकिन 100% परमानेंट नहीं होता है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करते हैं, एक बार जो स्टोर हो जाती है वो उसमें स्टोर की रह जाती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ नहीं है कि रैम में जैसा बोला कि अगर पावर सप्लाई उसमें कट ऑफ हो जाता है तो उसमें जो स्टोर किया डेटा है वो डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ उसमें आता नहीं है। चलो आगे हम बात करते हैं सीपीयू। चलो सीपीयू में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड इज द अरिथमेटिकल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट मतलब कि क्या, हमारी सिस्टम में हमारे पास जितना भी हार्डवेयर है, मतलब हार्डवेयर नहीं, जितना भी है वो सब इस पे कंट्रोल यूनिट पे, वो हर चीज को कंट्रोल करता है, हर चीज को, हर इनपुट डिवाइसेस को, हर आउटपुट डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है। तो जो कुछ भी हमारा वर्क होगा वो इस पे बेस पे होगा, कंट्रोल यूनिट के बेस पे। मान लो कि आपने स्टार्ट मेनू प्रेस किया तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आई, इनपुट डिवाइस से, और आउटपुट कहाँ आया, एलईडी स्क्रीन पे। हर चीज़ ये ऐसे कंट्रोल करता है। लेकिन जो सीयू है कंट्रोल यूनिट, वो नो आईक्यू वाला है। पुराना टॉपिक याद आया, उसे खुद की कुछ समझ नहीं है। जितने आप इंस्ट्रक्शन दोगे विथ हेल्प ऑफ एनी इनपुट डिवाइस वो ही वो काम करेगा, खुद से कुछ नहीं करेगा। तो ये एक्चुअल जो चीज़ है, हम नो आईक्यू की अभी तक जो बात कर रहे थे इतने दिनों से, तो वो है कंट्रोल यूनिट। अब ये जो एलयू है वो वर्क करता है सीयू के द्वारा। हम एएलयू को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। इनपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है कंट्रोल यूनिट के साथ। अब कंट्रोल यूनिट एएलयू को बोलेगा कि भाई ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हें काम करना है। मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा था, उसके यहाँ एक दूसरा आदमी काम करता है। उसने बोला कि भाई तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे से तुम्हें XYZ कुछ चीज़ें खरीदनी है, ये वाली दुकान पे जाके। वो बंदा खरीदने चला गया, शाम हो गई, वापिस नहीं आया। जो उसका मालिक था दुकान का, उसने पूछने का ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंचा, अरे भाई शाम हो गई, अभी तक तुम यहाँ पे वापिस क्यों नहीं आए? मतलब कि आप पूरी स्टोरी समझ गए होगे कि उसने खरीदने का बोला था, खरीद के वापिस आने को नहीं बोला था। तो ये नो आईक्यू की जो पूरी बात हो ना, हम इनपुट हुए, सीयू जो हुआ, ठीक है, वो नौकर हो सकता है, नौकर को हमने वापिस आने को बोला नहीं था, ठीक है। और दूसरी दुकान वाला जो था, जिससे जहाँ पे जाके उसको कुछ चीज़ें खरीदनी थी, उसने वो पैसे दिए, चीज़ खरीद ली। अब सीयू के पास सब इंफॉर्मेशन है, जो नौकर था उसके पास सब है, लेकिन हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि हमने कंप्यूटर को बोला ही नहीं था कि भाई तू आउटपुट दिखा। अब एएलयू की जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो अगर हम बात करें तो बेस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरिथमेटिकल जो टास्क होता है, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। मतलब कि
दो चीज समान है या नहीं है या नहीं है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, कुछ भी एरिथमेटिकल जो कुछ भी होता है वो इसके बेस पे होता है। तो कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो इसमें नहीं होते, लेकिन हार्डवेयर सभी इसके साथ कंट्रोल होते हैं। एरिथमेटिकल लॉजिक हम भी जो परफॉर्म करता है वो सीयू के द्वारा कंट्रोल करता है, और सीपीयू एक बड़ी आउटर एरिया है और उसके अंदर दो छोटे छोटे बॉक्स है। सीपीयू एक आउटर एरिया है, आउटर बॉक्स है, और उसके अंदर दो छोटे बॉक्स है। छोटा पहला वाले बॉक्स का नाम होता है सीयू मतलब कि कंट्रोल यूनिट, और बाहर दूसरा जो बॉक्स होता है उसके बगल में वो होता है एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू जो कनेक्टेड होता है वो हमारी मेमोरी के साथ, सेकंड मेमोरी के साथ, और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ सीपीयू कनेक्ट होता है। जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो सीपीयू में आएगी, सीपीयू वो देगा सीयू को, सीयू देगा एएलयू को, एएलयू वापस देगा सीयू को, सीयू वापस देगा आउटपुट डिवाइस को। तो यहाँ पे हमारी जो स्लाइड थी वो खत्म होती है। आज का बस इतना ही टॉपिक, और वीडियो में सब समझ में आ गया है तो आप लाइक करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखना, ठीक है। सिर्फ डिसलाइक करने से तो हमें मालूम नहीं होगा ना कि आपने क्यों डिसलाइक किया। रीजन लिखो, क्या समझ में नहीं आएगा हम वापस आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे।